Hello everyone. So in our previous video we have completed questions of modern history of your CSE from 2013 till 2017. Now we'll continue from 2018. ओके और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ट्राई क्या करेंगे, इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री अपना, ठीक है। चलिए, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गारिबाल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्ण स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, अगर तो आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो देखिए इन इन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ उनको अवॉइड करा करो, ठीक है। वाइल्ड गैस बिल्कुल मत लिया करो। बट अगर गैस लेना है तो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि अगर वो PYQs के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है, जैसे विजयनगर बहुत बार आता था, ठीक है, या फिर आपका ये है कौटिल्य था, फिर उसके बाद अकबर भी बहुत बार पूछता है, महात्मा गांधी बहुत बार पूछा जाता है, BR अम्बेडकर पूछा जाता है। तो आपको अगर इस टाइप का अगर आपको गैस लेना है और आप देख रहे हो कि ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है ना, कि पहले भी पीछे भी पूछ चुका है, PYQs में भी पूछ चुका है, ऑप्शंस में पूछ चुका, तो आप मोस्ट प्रोबेबल आंसर पे जा सकते हो, वो भी लास्ट रिजॉर्ट में, ठीक है। बट अगर इसमें आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। देखिए, इसका आंसर इज लाला लाजपत राय और इसके लिए कोई टेक्निक कोई कुछ नहीं है अगर इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि वो कहीं से भी बनाएगा, ठीक है। और अगर इतना फैक्चुअल है नहीं आता तो प्लीज़ छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है, अगर आपको ग्रेस लेना है। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वाज और वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जब संथल अपराइजिंग सबसाइड हो गई, ठीक है, अब संथल अपराइजिंग हुई कब थी? ये हुई थी आपकी अराउंड 1855 टू 1856 के बीच में हुई थी। अब ये सबसाइड हुई जब जैसे ही, तो कुछ मेजर्स लिए गए थे बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या था कि संथल परगनाज वर क्रिएटेड, मतलब स्पेशली उनको दे दिया गया था, संथल्स को दे दी गई थी टेरिटरीज, ठीक है। और ये इलीगल बन गया संथल के लिए कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने लैंड को नॉन संथल को, ठीक है। सो आंसर इज 2। Staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle। अब आप खुद बताइए हमारे यहाँ से क्या चीज़ एक्सपोर्ट होके जाएगी? ऑयल सीड होगा। आज भी अगर आप देखोगे ऑयल सीड हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद है शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। देखिए, इतना तो आपको पता होगा दैट कॉटन, देखिए यहाँ पे भी क्या है आपका कॉमन है कॉटन, तो कॉटन तो बाहर जाता ही था, तो ये भी छोड़ दो। आंसर क्या आ जाएगा? कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम जो था वो क्या किया जाता था? बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ, देखिए कोई भी सत्य, देखिए चंपारण सत्याग्रह है, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इलाहाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। जैसे चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? ये किनको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था? इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उनको फोर्स किया जाता था कि तुम क्या करो, इंडिगो उगाओ। 3 काठिया सिस्टम जो था दैट इज रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा आपका जो हुआ खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि पीजेंट्स की जो क्रॉप फेलियर हो चुका था, बट फिर भी उनका जो लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, उनसे जो टैक्स वसूला जाता था वो रिड्यूस नहीं किया गया था, तो उसके लिए खेड़ा था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो पता ही, तो खेड़ा वाज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन एंड फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सी थी आपकी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाली, ठीक है। तो किसके लिए था, क्यों हुआ था, मतलब एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? इसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये था कि जो भी हमारा इंडिया का नेशनल मूवमेंट है उसमें पीजेंट भी ज्वाइन हो, ठीक है, पीजेंट्स का भी पार्टिसिपेशन हो। सो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, फाइन। चलिए, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? वुड्स डिस्पैच आपको पता, मैंने आपको करा था, एजुकेशन के लिए आया था, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब आया कब था ये? आया था ये 1854, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, क्या ग्रांट्स एंड एड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हाँ। क्या यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का उसने रिकमेंडेशन दिया था? जी हाँ। अब थर्ड देखो, उसने बोला इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल है, हर लेवल पे तुम इंग्लिश यूज़ करोगे? जी नहीं। इसमें था कि वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या किया जाएगा? जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यूज़ किया जाएगा। इसलिए अगर आप थर्ड को कैंसिल करते हो 1 और 2, देखिए
पिछले अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो तो ईजी है आपकी, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी इज, इकोनॉमिकली पूछ रहा है वो कि अब वो इकोनॉमिकली बोल रहा है क्या रिजल्ट हो सकता है। अब खुद बताओ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ, क्या हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था? ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज बढ़ रही थी क्या? एंड कमर्शलाइजेशन हो रहा था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, या रैपिड इंक्रीज हो रहा था अर्बन पॉपुलेशन में? देखिए, इकोनॉमिकली अगर आप ब्रिटिश रूल देखोगे ना, तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर वो कमर्शलाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कमर्शलाइज कर रहे थे। और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो रही थी? डाउन पे जा रही थी, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, बाहर मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, और क्या करते थे? यहाँ पे आके बेचते थे। तो ये तो चलो 18th सेंचुरी की बात है, बट 19th सेंचुरी की देखिए तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर ही कमर्शलाइज करना स्टार्ट कर दिया। इंडिगो प्लांट करो, स्टेपल क्रॉप मत उगाओ, इंडिगो उगाओ, ठीक है। तो इंडिगो बाहर बेचते थे ये जाके, तो बट नुकसान किसको हो रहा है? हमको हो रहा है, ठीक है। सो कमर्शलाइजेशन हो रहा था इंडियन एग्रीकल्चर का। नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश इन 1948? इवन ओपीएम भी है ना, ओपीएम भी कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे थे। उससे होता क्या है? ठीक है, पैसा तो बन रहा है, बट स्टेपल फूड का क्या? उससे तो तुम्हारी सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही थी। नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा? नाउ दिस वाज आल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. These types of questions are considered to be very difficult questions. Okay, so if you know the answer, well and good, but if you don't know the answer, please try to avoid these types of questions. Okay, so its answer is Ashok Mehta, T.S. Ramanujan and G.G. Mehta. ठीक है, चलिए, the next question is which one of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance? Now, as you all know that subsidiary alliance was introduced by the Lord Wellesley. Okay, now what was the aim of the subsidiary alliance? That last standing army will be maintained at others expense. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे बॉर्डर्स को बचाते हैं, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे, बट उस आर्मी का एक्सपेंस कौन उठाएगा? तुम उठाओगे, ठीक है, वहाँ का जो राजा वो उठाएगा। चलो ठीक है, ये भी था। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम, जी हाँ, अब नेपोलियन जो था वो आ रहे थे यहाँ पे, इन्वेजन कर रहे थे, ठीक है। अब उनसे बचाने के लिए उसने बोला ठीक है, हम बचाएंगे तुम्हें, हम बचाएंगे, बट हम क्या करते हैं, अपने ट्रूप्स यहाँ पे रखेंगे, बट पे तुम करोगे। ये भी ठीक था। सिक्योर ऑफ फिक्स इनकम फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए क्या वो फिक्स इनकम रखना चाहते थे? जी नहीं, उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको जमीन से फर्क पड़ रहा था। वो चाहते थे कि ऐसे धीरे 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 हम कंट्रोल कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज किसके लिए लाई जा रही थी कि ठीक है, अगर तुम हमें पे नहीं कर पा रहे हो, कि अगर तुम हमें पे नहीं कर पा रहे हो तो जमीन दे दो हमें, है ना। सो सिक्योर ऑफ फिक्स इनकम जो था वो उनका एजेंडा नहीं था। इस्टेब्लिश करना ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, ये तो था ही। चलिए, 1920 में क्या हुआ था? इनमें से कौन सी है जिसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि दैट महात्मा गांधी यूज्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो अब 1920 में क्या हुआ? 1920 में क्या हुआ? जो स्वराज्य सभा था उसका नाम चेंज, किसका नाम चेंज किया था? जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था उसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया, ठीक है। Who among the following events, which among the following event happened earliest? देखिए, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज स्टैब्लिश किया था इन अराउंड 1875 में किया था, ठीक है। अच्छा, तो दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण, जितने भी न्यूज़पेपर्स है, जितने भी जर्नल्स है, जितने भी आपकी बुक्स हैं, किसने लिखी है, कौन ऑथर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, दीनबंधु मित्र जो है वो लिखा गया था अराउंड 1858 और 1858 और 59 के बीच में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मात लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी? 1882 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, तो ये भी आप पढ़ते हो दैट सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दिस वॉज अराउंड 1863 के अराउंड हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा फिर? दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण। ओके, सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कोई भी चीज़ आप करते हो तो ट्राई करो कि क्रोनोलॉजिकली करो, हर एक का ईयर देखो कितना ईयर है, ठीक है। एटलीस्ट आपको ना एक आइडिया तो हो जाए कौन पहले आया कौन बाद में आया। चलिए, संस्कृत कॉलेज किनका था, किसने किया था, फाउंड को किसने किया था? जॉनथन डुनकन, डुनकन बोलो डनकन बोलो, ठीक है। कब किया था?
1791 में किया था। बाकी कैलकाटा का जो मद्रासा है वो किसने किया? वैरन हेस्टिंग ने किया, ये सही है। फोर्ट विलियम किसने किया? देखिए यहाँ पे एक ट्रैप था, ये अर्थर वेलेस्ली नहीं था, ये रिचर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, आंसर इज 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन क्या 1813 ने लाई थी? इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात करी थी, बिल्कुल करी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसने भी की थी। बाकी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट से ही पता चल जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन पे बात हुई होगी, सो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के देखोगे, बट हाँ आपको सिर्फ ये बात याद रखनी कि जो जो आ चुका है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस पर ज़्यादा वर्क कीजिए। जैसे वुड्स डिस्पैच है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब अपने पास आता है CSE 2019 विद रेफरेंस टू द मुगल, व्हाट और इज और आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो क्या डिफरेंस होता है जागीरदार जमींदार में? जो जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर एज जमींदार्स वर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। एक बात बताइए, जब वर्ड जमींदारी आ गया तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ही लेगा? क्या रेवेन्यू कलेक्ट करेगा? उसका और कोई ड्यूटी नहीं होगी? ऑब्वियसली गलत होगा। दूसरा वो बोल रहा है लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडिटरी बट रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दोनों ही गलत है आपके। ठीक है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The sealing laws were aimed at family holding and not individual holding. The major aim of land reform was providing agricultural land to all the landless. It resulted in cultivation of cash crop and land reform permitted no exemptions on the sealing. एक बात बताओ, ये जो लैंड रिफॉर्म्स की हम इतना बात करते हैं, क्यों आ रहे थे लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म इसीलिए आए क्योंकि किसी के पास ज़्यादा लैंड थी और किसी के पास कम थी। अब उसने बोला जिनके पास बिल्कुल ही लैंड नहीं है, एटलीस्ट जिनके पास लैंड है उनसे लेके उन लोगों को दी जाए जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। सो इसीलिए इनका काम क्या था? दैट मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, कि जितनी भी लैंडलेस है उनको क्या करी जाए? लैंड रिफॉर्म तो बोल रहा ना, रिफॉर्म का मतलब कुछ अच्छी चीज रिफॉर्म लाओगे तुम, राइट? चार्टर एक्ट 1813 का क्या था? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्री एंड ट्रेड। ये तो सब पढ़ते हो आप, ठीक है, कि ऐसा हुआ था। इट एजर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। क्या इसने सॉवरेनिटी किसको दी थी? ब्रिटिश क्राउन की दी थी, अब कंपनी के पास नहीं रह गई थी। एंड रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या अब रेवेन्यू ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रही थी क्या तुम्हारा? देखो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ठीक है, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए, अब ये एक्ट्स आए थे, इतना सबको पता है कि ट्रेड मोनोपोली था, क्रिश्चियन मिशनरीज आई, लेसे फेयर था, 1 लाख रुपए दिए गए लिटरेचर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी ब्रिटिश टेरिटरीज की वो अभी एक्सप्लिसिटली डिफाइन की गई थी। और अभी क्या किया था? सेपरेट अकाउंट थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन और टेरिटरी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अलग कर दिया गया, कमर्शियल ट्रांजेक्शन अलग कर दिए गए थे, ठीक है, दैट वॉज चार्टर एक्ट 1813। अब उसने बोला जो रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपके पास क्या था? यहाँ पे देखो, जो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना वो उनको दिया गया कमर्शियल फंक्शन आपका, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा का पूरा रेवेन्यू देखेगी। दैट्स नॉट करेक्ट, सो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन एंड इंडस्ट्रीज। जी हाँ, स्वदेशी मतलब ही क्या है कि खुद की चीज़ें। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश, तो खुद की काउंसिल बनाई गई एजुकेशन के लिए, तो ये भी सही है, सो बोथ आर करेक्ट। इजी। अच्छा, इसमें से कौन सा है मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है और उसका लीडर कौन था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामस्वामी नाइकर, बिल्कुल सही है। एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ये भी सही है। ऑल इंडिया किसान, तो ये सारी की सारी सही है आपकी, ठीक है। तो किसान सभा भी किन की थी? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ठीक है, सो करेक्ट। चलिए
With reference to British colonial rule in India, consider the following statement. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor. What was indentured? Indentured labor क्या होता था? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको लेबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को काम करना है तो मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बाहर जाऊंगी और उतने पीरियड के लिए मैं वहां पे काम करूंगी, ठीक है, दैट वॉज इंडेंट्योर्ड लेबर. बट गांधी जी ने बोला ये एक क्या है ना, क्योंकि ये कब आया था, जब स्लेव सिस्टम खत्म हो गया था, ठीक है, ये तब आया था. तो अब क्या करते थे, बट गांधी जी ने बोला ये ऑपरेसिव है. क्यों? क्योंकि आप क्या बोलते हो, तुम बोलते हो 2 साल के लिए तुम काम करो यहाँ पे, ठीक है. अब 2 साल के लिए तुम काम करते हो, बट तुम्हें बहुत इनह्यूमेन कंडीशन में काम करना पड़ता था, प्रेशर में काम करना पड़ता था. अगर तुम डेट में हो, कर्जे में हो, तो तुम्हें उसके लिए भी काम करना पड़ता था, है ना, कि कर्जा चुकाने के लिए भी काम करना पड़ता था. सो दैट वाज कंसिडर्ड ऑपरेसिव, इसीलिए वो इनके अगेंस्ट थे, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. गांधी जी जो थे वो फेवर में थे, रिक्रूटमेंट के वो फेवर में थे. उन्होंने बोला था कि हमारा देश है, हमें अभी पहले इनका साथ देना चाहिए. ब्रिटिशर्स हैं बट हमारे यहाँ पे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए अभी, ठीक है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स. तो जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, क्या INC को इलीगल डिक्लेयर किया गया था? बिल्कुल किया गया था, ठीक है. सो 1 and 3 इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट उसने बोला है दैट पर्सन सर तेज बहादुर सप्रू. सप्रू जी कौन से थे? सप्रू जी आपके ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन से थे, बिल्कुल सही है, वो प्रेसिडेंट थे. केसी नियोगी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, ये आप पढ़ते हो. PC जोशी जो थे, क्या वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे? बिल्कुल थे. तो ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. आंसर इज 1, 2 and 3. इसमें से 1-2 हो सकता है आपको पता हो, बट बाकी कभी कभी नहीं पता होता है, ठीक है. नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो ऐसे क्वेश्चन 1-2. देखिए इस बार क्या हो रहा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का उन्होंने थोड़ा पोर्शन कम कर दिया है, एंशिएंट मिडीवल वो ज़्यादा से ज़्यादा डाल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे एंशिएंट मिडीवल भी, ठीक है. तो मैं जल्दी जल्दी ये कवर करा रही हूँ ताकि हम शिफ्ट हो जाए एंशिएंट मिडीवल पे. एंशिएंट मिडीवल मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं प्रॉपर, उसके अपने नोट से कराई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना. Moving towards CSE 2020, first question is which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century. ठीक है, तो उसने बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. क्या हुआ था? अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, अभी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, तो पिछले वीडियो में कराया था कि शायद इसी में आपको पिछला क्वेश्चन कराया है कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड था, है ना. वेट मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन था. तो 19th सेंचुरी में क्या रिजल्ट था ब्रिटिशर्स का? जैसे इसने बोला इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जबकि इसका उल्टा हुआ था. अगर आप ये पढ़ के जाते कि इसका उल्टा हुआ था तो वो वाला आंसर हो जाता, क्योंकि तब क्या चल रहा था, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन चल रहा था. वहीं यहाँ पे देखिए क्या इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को रियून किया जा रहा था? जी हाँ. तो हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो रियून्ड हो रहे थे, बिकॉज हो क्या रहा था कि यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, बाहर वो उनके पास फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या करते थे, उनसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे और यहाँ पे आके सस्ते में बेच देंगे. तो हमारी इंडस्ट्री से कौन लेगा? जैसे आज भी होता है, चाइना का माल आता है यहाँ पे, क्यों आता है, क्यों चाइना के प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज चीप है ना, चीप हैं. और ऊपर से अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है हमारी इंडस्ट्री में, अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जिसमें फीचर्स आपको, जैसे एक फ़ोन है, फीचर्स मिल रहे हैं, सारे के सारे मिल रहे हैं, बट वो 50,000 में मिल रहे हैं. अगर वही फीचर्स वो 10-15-20 हज़ार में दे रहा है, चाइनीज़ कंपनी दे रहा है, तो ऑब्वियसली वही चीज़ लिया जाएगा ना. सो सेम यहाँ पे था कि हैंडी क्राफ्ट जो थे वो रियून्ड हो रहे थे 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में. बाकी आपका है कि रेलवे लाइंस, देखिए जो रेलवे लाइंस था ना, जो पहली आपकी रेलवे लाइन हुई थी वो आपको पता है बॉम्बे से थाने गई थी, ठीक है, 1853 और 54 का, आई थिंक 53 में हुआ था, ठीक है, पहली रेलवे लाइन. तो वो सेकेंड हाफ बोल सकते हो ऑफ द 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है. नाउ दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन कि विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल. देखिए जब उसने फर्स्ट मंथली जर्नल बोला, अगर तो महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर जी का होता तो आपने पढ़ा होता ना, कम से कम इनका तो पढ़ा होता. बट उन्होंने बोला विट्ठल विध्वंसक जो थे वो फर्स्ट मंथली जर्नल था टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस, ठीक है. ऐसा पहला था जिसने टारगेट ऑडियंस. तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज इसका गोपाल बाबा वालंगकर, ठीक है. अब उन्होंने बोला वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था कैलकाटा में. क्यों बनाया उसने? पहली बात तो 1800 में बना. क्यों बना था? वो चाहता था कि जो भी ब्रिटिश सिविलियंस हैं वो उनको ट्रेन करे. किसके लिए ट्रेन करे? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ट्रेन करे, ताकि वो इंडिया में काम कर पाए,
ठीक है, सो दैट्स द आंसर। उलगुलान सबको पता ही है, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हुआ था 1899 एंड 1900 में, सो दैट इज उलगुलान, जिसको ग्रेट ट्यूमुलेट बोलते हैं। ओके, तो ये आ गया रिवॉल्ट ऑफ। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किसने कहाँ से लड़ा था, ठीक है, कहाँ, जैसे कि लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, फिर उसके बाद कुंवर सिंह जी थे, तो ये सारे के सारे कहाँ से थे ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कहाँ से उन्होंने ये रिवॉल्ट किया। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है विद रेफरेंस टू बुक देशर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश देस्कार ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो ये क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है? हाँ, देशर कथा बोल रहा है ना वो, हो सकता है कि भाई ठीक है कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट बोला होगा। इट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। हाँ, क्योंकि एक तो ये उनके अगेंस्ट जा रहा है और अपनी चीज़ों के फेवर में जा रहा है। दूसरा, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कार वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। क्या आप देश सिर्फ बंगाल के लिए यूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2। अब गांधी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया गया है यूपीएससी ने। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अगर देखो तो इनविटेशन तो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, विड्रॉल करने को भी बोला था कि ऑर्डिनेंस जो है वो विड्रॉ कर दिया जाए, बट हाँ ये वाला जो एक्सेप्ट नहीं किया था कि पुलिस एक्सेसेस में इंक्वायरी की जाएगी। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस एंड रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस, ये भी सही था। आई डोंट नो व्हाई। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ऑड वन आउट नाम की चीज़ होती है, और ये स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ स्टेटमेंट में भी वर्क करती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, बट उसमें से ऐसा हो सकता है कि जो 2 स्टेटमेंट हो वो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और उसकी जो अलग 2 नेक्स्ट 2 हो वो कोई और चीज़ के बारे में बात कर रही हो, ठीक है, तो ये दोनों साथ हो जाती है, ये दोनों साथ हो जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, इंटरलिंकेज है, बट ये कुछ अलग ही बोल रही है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, राखमाबाई केस हुआ था 1884 में, रिवॉल्व अराउंड। अब बट ऑब्वियस अगर आज भी क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाओगे, बट करेंगे कैसे? उसने बोला विमेन राइट टू गेन एजुकेशन, ये एजुकेशन पे बोल रहा है। यहां पे आ रहा है एज ऑफ कॉन्सेंट, मैरिज से रिलेटेड है एज ऑफ कंसेंट, मैरिज। कॉन्जुगल राइट्स, क्या ये भी मैरिज से रिलेटेड है? कॉन्जुगल राइट्स, तो अगर ये दोनों ही मैरिज से रिलेटेड, इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलिंकेज है, तो हम 1 को एलिमिनेट कर देंगे, 2 और 3 आंसर आ जाएगा आपका। समझे? तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको ऑड वन आउट भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों में लगता है। अब जैसे इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, किस वजह से? नाउ देखो इंडिगो कल्टिवेशन क्यों हो रहा था? क्या पीजेंट रेजिस्टेंट टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी, नेशनल लीडर ऑपोजिशन टू कल्टिवेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स। देखो हुआ क्या था, अनप्रॉफिटेबिलिटी थी। अब वर्ल्ड मार्केट में 20th सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा था ना, सिंथेटिक डाई आ रहे थे। अब सिंथेटिक डाई की वजह से क्या हो रहा था कि वर्ल्ड मार्केट में अपने जो इंडिगो की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई थी, क्योंकि हमारा इंडिगो बहुत महंगा था, है ना, नेचुरल डाई है ना वो, तो बट अब सिंथेटिक डाई आ गए थे, उस वजह से इसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, ठीक है। चलिए सीएससी 2021 का क्वेश्चन देखिए। बॉन्डफोर्ड रिफॉर्म जो थे आपके 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। कुछ भी 1919 में दोगे क्या आप वोटिंग राइट? बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 गेव वुमेन रिजर्व, ये आपका पीवाईक्यू का स्टेटमेंट है। आप देखोगे ना जाके पीवाईक्यू में, ये जो है ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं सीडीएस में पूछा गया था, ये सीडीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था ये, और ये वहीं से स्टेटमेंट उठा के उसने यहाँ डाला हुआ है। इसलिए बोलती हूँ सबके पेपर सॉल्व किया करो, सीएससी, सीडीएस, एपीएफ सबके किया करो, और हर एक स्टेटमेंट यूपीएससी की आपके दिमाग में इंप्रिंट होनी चाहिए, कहाँ से आ रही, कहाँ से पूछ रहा, कहाँ से क्या, ठीक है। सो आंसर इज 2 ओनली। With reference to the 8th August 1942, which of the following? 42 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया था, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया था 7 प्रोविंसेस में, क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। देखो अब तुम्हें इतना तो पता है कि इन दोनों में से होगा,
क्रिप्स क्विट इंडिया है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था ना, देखो क्रिप्स पहले आ गया था, ये मार्च के अराउंड आ गया था आपका क्रिप्स, ठीक है 42 में। बट क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इसका क्या है आंसर आपका, ठीक है 42 में 8 अगस्त को क्या हुआ था आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। और ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करने को बोल रहे हैं ना, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ उसमें देखा होगा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी आपकी ना 39 के अराउंड अबाउट, तो 1939 के अराउंड इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था ये, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, Mysore kingdom emerged out of Vijayanagara kingdom, Rohilkhand kingdom was formed out of territories occupied by Ahmad Shah Durrani। देखिए मैसूर तो सबको पता होगा, मैसूर किंगडम विजयनगरा से ही आया है, कर्नाटका वाला एरिया है, तो ये तो सही होगा आपका, ठीक है। तो 2 सही है आपके पास। निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, क्या वो हैदराबाद से आया निजामत ऑफ आरकॉट? देखो ये जो आरकॉट रीजन था ना, ये पहले मुगल्स के अंडर ही आता था, बट बाद में क्या हो गया कि जैसे जैसे मुगल्स वीक होना स्टार्ट हो गए, तो ये जो आरकॉट था वो किसके अंडर आ गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट स्टेट अलग से बन गई। बट जो हैदराबाद थी वो आपने पढ़ा होगा कि निजामुल मुल्क जो था उसने इसको क्या किया था, अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट अलग से बनाई थी, ठीक है। सो ये बनाई थी इसने, कब बनाई थी, जो आपकी हैदराबाद स्टेट जब बनी थी वो बनी थी आपकी 1724 में बनी थी आपकी, ठीक है। निजामुल मुल्क ने बनाई थी, आप उसको असफ जा भी बोलते हो, ठीक है। सो ये आरकॉट से अलग है। बाकी अगर आप रोहिलखंड वाला देखोगे ना, रोहिलखंड जो फाउंड किया गया था ना वो एक अफगान था, उसने किया था, ठीक है। हाँ, अहमद शाह दुर्रानी जो है वो यहाँ पे उसने इन्वेजन्स की थी, बट अगर तुम बोलो कि उसने किंगडम को ही फॉर्म किया था तो वैसा कुछ नहीं था आपका। और इन्होंने अपनी जो रोहिलखंड, मतलब इन्होंने अपना जो किंगडम बनाया था ना, ये आपका अवध में बनाया था, अवध रीजन में। आंसर इसका 2 है, ये भी गलत, पहला भी गलत, थर्ड भी गलत। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज ढिल्लो। इनको कैसे रिमेंबर किया जाता है? क्या ये स्वदेशी के पार्ट थे, मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट थे, ऑफिसर थे ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? आप इसमें से एक चीज देख रहे हो, एक चीज मैं अभी इसमें एक ऑड वन बताती हूँ। उसने क्या बोला, मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या ये भी आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से रिलेटेड है? बाकी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू गवर्नमेंट, है ना। मतलब उतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं है, बट हाँ इंडियन नेशनल आर्मी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट में चला जाता है। सो ये कौन थे आपके ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, आप इसको ऐसे कर सकते थे, वैसे ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर बिकेम द नोन एज द बेथ्यून स्कूल। तो ये कौन थी आपकी, ये एनी बेसेंट जी थी। देखिए, जो आपकी बेथ्यून स्कूल है उससे रिलेटेड कौन थे आपके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, है ना। और वैसे भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे PYQ अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शंस में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। CDS में भी पूछ चुका है शायद। विद रेफरेंस टू मिडीवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए, ये मिडीवल हिस्ट्री है, इसको हम नहीं लेंगे अभी। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसका है, ये देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता मोहनदास करमचंद गांधी? क्योंकि अगर आप PYQ देखो, ये देखो ऑप्शंस में दिख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, क्यों 2 बार पूछ रहा है। इस बार भी उसने पिछली बार उसने ऑप्शंस में आपको हिंट दे दिया कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले साल उसने फिर मोहनदास करमचंद गांधी वैसे लिखा, MK गांधी भी लिख सकते थे वो, क्यों मोहनदास करमचंद गांधी। सो आंसर इज मोहनदास करमचंद गांधी, ओके। अच्छा, मिताक्षर लॉ है, मिताक्षर वॉज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वॉज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। अच्छा ठीक है, मिताक्षर सिस्टम में क्या था, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये अप्लाई नहीं होता है। पहले ना इस टाइप के जो ऑप्शंस फ्रेमिंग होते थे, देखो 1 and 2, 1 and 3, और ऑल्टरनेट में क्या है, ओनली वाले सेम। आपको मैं बताती हूँ, ये भी सेम है, और भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा। इसमें जो आंसर होता है वो ओनली वाला आंसर होता है, ठीक है। बट अभी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो, इनके ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हो। इसीलिए बोलते हो कि इन डेप्थ एनालिसिस करा करो। अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें हिंट मिलेंगी, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो CSE में, ठीक है।
सो उसने क्या बोला है दैट मिताक्षर सिस्टम में क्या हुआ, सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर. साउंड्स राइट. Whereas दया भाग में क्या होता है, इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी. ये भी सही है. मिताक्षर सिस्टम डील विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली. क्या सिर्फ मेल मेंबर ओनली आ गया. Whereas दया भाग में क्या होता है, मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2 आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है. और ये जो मिताक्षर लॉ और जो दया भाग जो लॉ है, ये कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. ये अपर कास्ट या लोअर कास्ट नहीं है, बट हाँ स्पेसिफिकली ये किससे रिलेटेड है, हिंदू लॉ है. ठीक है. ये वेरिएशंस है हिंदू लॉ में. ओके. क्योंकि जो देखिए जो मिताक्षर लॉ है ना, वो जनरली आप देखोगे सब जगह मिलेगा आपको, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया मिलेगा. बट जो दया भाग है वो जनरली आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपके असम वाला पार्ट है या बंगाल वाला पार्ट है वहां पे मिलेगा. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि कैसे एक्वायर कर सकते हो तुम प्रॉपर्टी. जैसे ये वाला, ठीक है, वो डेथ के बाद और वो पहले भी कर सकता है. ओके डन. बाकी सेम ही है. चलिए लेट्स कम टू CSE 2022. देखो 1919 एक्ट कितनी बार पूछता है वो. In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserve and transfer. That you all know. ठीक है. जो आपको पता डायर की आई थी प्रोविंसेस में, वो यही था. विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड. रिजर्व कौन से रखे थे कि भाई इस पे तुम लॉ नहीं बना सकते स्टेट वाले. एडमिनिस्ट्रेशन. अब खुद सोचो इसमें से ऐसी कौन सी पोजीशंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो देना नहीं चाहेंगे. रेवेन्यू. रेवेन्यू तो वो कभी नहीं देना चाहेंगे भाई, पैसा आता जहाँ से वो तो देंगे नहीं. दूसरा, पुलिस भी क्यों देंगे, कंट्रोल है भाई. तो क्या क्या वो सेल्फ गवर्नमेंट पे काम करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे कोई काम करना चाहता है, गांव पे काम करना चाहता है, नहीं. वो तुम देखो. सो तुम सेकंड अगर एलिमिनेट कर दोगे, सो आंसर इज 1, 3 एंड 4. मिडीवल क्या है, चलो मैं बता देती हूँ. कॉइन आंसर है इसका. जनरली कॉइन्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं. चलो नेक्स्ट है गदर पार्टी में इसमें से कौन थे जिन्होंने एक्टिवली मतलब एसोसिएट थे. अब इनमें से देखो, अब आप बोलोगे ये वाला है, आ गया वो सेम पैटर्न आया जो मैंने पीछे आपको बताया. तब बहुत पैटर्न आता था ये वाला. सेम पैटर्न आ रहा है. देखो 2022 तक आया ये वाला पैटर्न. ठीक है. तो मैंने क्या बोला, ओनली वाला आंसर होता है जनरली. अब खुद बताओ क्या गदर पार्टी से रिलेटेड थे ये बरिंद्र कुमार घोष? नहीं थे ना, तो गलत हो जाता है. कौन थे? मैंने आपको गदर पार्टी से कुछ ना पढ़ा हो, बट राशि बिहारी बोस पक्का पढ़ा होता है ना. सो आंसर आ गया थर्ड ओनली. समझे. चलिए, विद रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. देखो जो ये इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो क्या था कि पार्टली नॉमिनेटेड किए गए थे प्रिंसली स्टेट से और पार्टली नॉमिनेट किए गए थे आपके प्रोविंशियल असेंबली से. ठीक है. तो ये पार्टली था, तो आपका ए पार्ट गलत हो जाएगा इसमें. दूसरा, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्सेप्ट वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस. ये इसी प्रोविजन की वजह से, यही क्रिप्स मिशन की क्या था, ड्रॉबैक था जो वो नहीं मानना चाहते थे. सो दिस इज द राइट आंसर. सेकंड इज द राइट आंसर. ठीक है. इसी वजह से वो कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम कोई और अग्रीमेंट करो ब्रिटिशर्स के साथ. ठीक है. सो ये एक्सेप्टेड नहीं था. और साथ में बोल रहे थे डोमिनियन स्टेटस देंगे, उसको वो भी एक्सेप्टेड नहीं था. अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री. डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड बाय देम बाय द गजपति रूलर्स. देखो गजपति जो रूलर्स हैं वो आप पढ़ते हो कहाँ पे, मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ते हो कि ये अराउंड आपके 1500 के आसपास थे आपके. ठीक है. बट जो डच थे वो कब आए थे, वो 1600 के बाद आए थे. ठीक है. तो गजपति रूलर्स तो ऑब्वियसली उनको नहीं दिया होगा, बट हाँ जो लोकल ऑफिशियल थे उनसे मांग के उन्होंने क्या किया था, ईस्ट कोस्ट पे जैसे मसूलीपट्टनम वगैरह इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह की थी. सो दिस इज नॉट करेक्ट. क्या अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर? ये सही है, ये तो आप पढ़ते हो. जितने भी आपके बाहर से आए थे, डच आए, फ्रेंच आए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में आपको पता होना चाहिए. ऑल्दो मैंने कराया हुआ है आपको ऑन यूट्यूब, बट स्टिल अच्छे से करिएगा. ठीक है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास. क्या मद्रास में उन्होंने फैक्ट्री थी उनकी? जी हाँ. ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर. सो ये बहुत फैक्चुअल है, बट स्टिल इट्स अ राइट आंसर, क्योंकि जब आपने 1 वाले को एलिमिनेट कर दिया, सो यू विल बी लेफ्ट विद 2 and 3. ठीक है. डन. चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडीवल गुजरात सरेंडर दीयू टू पोर्चुगीज? किसने दिया दीयू, किसने दे दिया?
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज इनमें ये पता लगाना कि व्हाट इज़ द राइट आंसर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. आंसर इज़ बहादुर शाह. ठीक है ना, इसमें कोई ट्रिक टेक्निक लॉजिक कुछ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर. बट हाँ, जितने भी मुगल रूलर्स औरंगजेब के बाद के भी थे उनको भी देख लेना अगर कि किसको क्या बोला जाता था, किसको क्या नहीं बोला जाता था, उसका रेन क्या था. क्रोनोलॉजी अगर आप देख लोगे एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या किया था. ठीक है. बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था. कौन सा था? ऑब्वियसली चार्टर एक्ट 1833 दैट यू ऑल नो. With reference to Indian history, Alexander Ree, Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with. तो ये देखिए उसने बोला आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कलोनियल इंडिया, चर्चेज है प्रिंसली स्टेट्स में, या रेलवे है इन कलोनियल. आप इसमें एक चीज देख रहे हो सिमिलर क्या है, यहाँ पे भी कलोनियल इंडिया की कुछ ना कुछ बात है, यहाँ पे भी कलोनियल एंड यहाँ प्रिंसली स्टेट्स भी उस टाइम की थी. बस मेरे को एक यही है जो ऑड वन लग रहा है कि आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो सकते हैं. एलेक्जेंडर, अगर आप मिडीवल हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट में पढ़ोगे तो एलेक्जेंडर नाम का, जेम्स नाम का दिखता है आपको, है ना, सुनने में आता है. सो एक्सकेवेशंस. चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं लेंगे अभी हम एंशियंट मिडीवल में ही लेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 7th August इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे. इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे. देखिए उसने बोला 7th August इज डिक्लेयर एज द नेशनल हैंडलूम डे एंड दिस. अब एक बात बताइए, पहली बात तो ऐसे स्टेटमेंट में दोनों गलत तो नहीं हो सकते. अब उसने क्या बोला है, क्या ये इसमें लिंक आ रहा है? उसने बोला 7th August को हमने नेशनल हैंडलूम डे को क्या किया था, डिक्लेयर किया था. हैंडलूम है ना, तो हैंडलूम इज रिलेटेड टू स्वदेशी और नॉट. यस, इसीलिए हमने क्या किया था, स्वदेशी दिन बनाया था इसी दिन को. सो आंसर क्या जाएगा आपके पास? ए पार्ट. Okay, national flag of India according to Flag Code of India 2002. One of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm and 400 mm. Ratio of the length to the height of the flag shall be. The ratio of the length to the height of the flag shall be. देखिए रेशियो उन्होंने सही दिया हुआ है, बट ये जो उसने बोला है ना स्टैंडर्ड साइजेस दिए हुए हैं, ये गलत है आपका. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर आपको नहीं पता था तो. अगर आप सबसे बड़ा साइज पे देखोगे तो दैट इज 6300 इंटू 4200 mm है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका 3600 इंटू 2400 mm है. फिर 2700 इंटू 1800 करके है. फिर उसके बाद 1800 से ही स्टार्ट हुआ, 1800 से इंटू 1200 है. ठीक है. तो सो ऑन. बाकी सबसे छोटा देखोगे तो 150 इंटू 1000 mm. और ये क्या होता है अगर आप देखोगे तो 3:2 की रेशो में होता है. सो आंसर आ जाएगा 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सो डन विद 2023. उतने कुछ खास मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे नहीं, और 2024 में 2 ही क्वेश्चन है. देखो जब हम पीवाई क्यूज करा रही थी मैंने आपको क्या बोला था कि आचार्य नरेंद्र देव कहाँ से थे? सोशलिस्ट पार्टी के थे. जब आप ये काम, अगर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लो कि इन्होंने क्या किया है, किसी और का स्टेटमेंट या किसी और का मैचअप किसी और में दे दिया, इसका मतलब कि उसका मैचअप हो सकता है इसमें दे दिया, स्वैप कर दिया, ऐसा भी हो सकता है अगर इसमें मिल जाए तो. और ये सीएससी में अगर आप 2023 का पेपर पकड़ लो उसमें भी देख लेना, ऐसा होता है. सो अगर आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के, तो हो सकता है कि राजागोपालचारी जी फिर स्वतंत्र पार्टी के होंगे. ठीक है. तो इसमें से 2 गलत हो जाते हैं तो 2 आपके सही हो जाते हैं. कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम जी थे और भारतीय जनसंघ के श्याम प्रसाद मुखर्जी ही हैं आपके. ठीक है. सो आंसर आ जाएगा ओनली 2. अच्छा, रेवतवारी सेटलमेंट. तो रेवतवारी कब आया था आपका? कितने बार करा दिया? रेवतवारी आया था 1820. के बाद क्या आया था 22 में मालवाड़ी. उससे पहले क्या था 1793 में परमानेंट सेटलमेंट. ओके. द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज. ऐसा होता था कि अगर तुम्हारी बैड कैलामिटी है तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? जी नहीं. परमानेंट सेटलमेंट में बंगाल में क्या होता था, अगर जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी. जी हाँ. देखो जो इन्होंने जितने भी लैंड रिफॉर्म लाए थे, ये सेटलमेंट जो भी लाई थी इन्होंने, ये अपने फायदे के लिए लाए थे. इसलिए ऐसा नहीं कि बैड हार्वेस्ट होगा तो माफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था. और परमानेंट सेटलमेंट में यही था कि जमींदार अगर तुम नहीं पैसा भर पा रहे हो तो भाई छोड़ दो जमींदारी. ठीक है. तो इसका 2 होगा आपका. ओके. सो वी आर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री. इसके बाद विल स्टार्ट एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री. बाकी हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. मैं देखती हूँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करते हैं हम सीएससी से पहले. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर PYQs and this is it from my side. Thank you so much.